नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उबंग माथुर। आपको बता दें कि कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है और इसी कम होते संक्रमण के चलते अब कई राज्य देश में ही नहीं बल्कि अगर हम बात करें कि अपने अपने राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से अनलॉक की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या अनलॉक की तैयारी से पहले क्या कुछ विशेष सावधानियां बरतनी है या क्या फिर कह सकते हैं कि प्रिकॉशन बरतने, क्या उसकी हमने तैयारी करी है? जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर से थोड़ी राहत मिलने लग गई है। ऐसे में कई राज्य सरकारों ने कर्फ्यू में ढील देने का फैसला लिया है। आज यानी कि 31 मई से दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है और अनलॉक की प्रक्रिया के पहले हफ्ते में फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन को ही इजाजत दी गई है। हालांकि दिल्ली मेट्रो इस हफ्ते भी बंद रहेगी और गैर जरूरी सेवाओं के लिए भी कर्फ्यू 7 जून तक सुबह 5 बजे तक के लिए पहले की तरह ही जारी रहेगा। तो वही उत्तर प्रदेश में अभी कोरोना के मामलों में आ रही कमी के बाद 1 जून से राहत देने का फैसला हुआ है। अभी प्रदेश के 75 में से 55 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से छूट मिली है। इन जिलों में आपको बता दें कि कोरोना के एक्टिव केस 600 से भी कम है और अब इन जिलों में कंटेनमेंट जोन के बाहर बाजार और दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। तो वही बात अगर राजस्थान की करें तो यहां पर भी कोरोना के हालात काबू होते दिखाई दे रहे हैं और अब यहां भी 1 जून से मिनी अनलॉक की तैयारियां शुरू हो रही हैं। प्रदेश के 21 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे आ गई है, तो वहीं संक्रमण भी कम है। ऐसे में अनलॉक में कोई दिक्कत नहीं है। 1 जून से मिनी अनलॉक ही होगा जिसमें मौजूदा दुकानों के खुलने का समय बढ़ाने और इसके अलावा बाजार में कुछ और दुकानों के खोलने की अनुमति दी जा सकती है। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए राजस्थान से राजधानी जयपुर से हमारे साथ संवाददाता नीरज शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, जानना चाहेंगे न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश के कई और राज्यों में कोरोना संक्रमण अब धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है और ऐसे में तमाम राज्य और राजस्थान भी मिनी अनलॉक की तैयारी शुरू कर रहा है, लेकिन कुछ नियम और शर्तों के साथ। क्या कुछ वो नियम और शर्तें रहेंगी नीरज? निश्चित रूप से देश भर के अंदर कोरोना के केसेस जो है अब वो घट रहे हैं। देश भर के अंदर कोरोना के केसेस जो हैं अब वो घट रहे हैं। जो लॉकडाउन का जो प्रोसेस रहा और दूसरा अब जो सावधानियां बरती गई और दूसरा एक समय के साथ में जो केसेस हैं उनके अंदर कमी आई है, तीनों चीज़ों का रोल रहा है और बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्था की भी पूरी जो तैयारियां हैं वो सरकारों की ओर से की गई। अब जो है अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और निश्चित रूप से इस अनलॉक की प्रक्रिया के अंदर कई जिलों के जो रोड मैप हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। राजस्थान में भी ऐसा हो रहा है और 26 ऐसे ज़िले हैं जिनमें 5% से नीचे फिलहाल जो है कोरोना की पॉजिटिविटी रेट है। इनमें से 21 ज़िले ऐसे हैं जहां 19 दिनों से ये पॉजिटिव रेट जो है ये 5% से नीचे बनी हुई है। शेष जो है वो पिछले 4-5 दिनों का 7 दिनों का जो आंकड़ा आया उसके अंदर आया है। लेकिन माना ही जा रहा है पहले शुरुआती दौर में 21 से ज़्यादा जो ज़िले हैं इनके अंदर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। और जो ज़िलों की बात करें तो अजमेर के अंदर जो अजमेर है, बांसवाड़ा है, बारा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, इसके साथ ही आपको बता दें दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जालोर, झालावाड़, करौली, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही और टोंक जो ज़िले हैं इसके अंदर शामिल होते हैं। राजधानी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे इसके अंदर ज़िले शामिल नहीं हैं। अलवर इसके अंदर शामिल नहीं है जहाँ पर कोरोना के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और शेष जो ज़िले हैं उनमें अभी प्रोसेस जो है उसका प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि राजस्थान टोटल 33 ज़िले हैं, उनमें से 26 जो ज़िले हैं उसका बताया जा रहा है कि वहाँ अनलॉक जल्द से जल्द शुरू किया जा सकता है। अब पूरा प्रोसीजर क्या रहा है? प्रोसीजर ये रहेगा उसके अंदर की कोशिश ये रहेगी, एक तो कंटेनमेंट जोन जो है वो इन जिलों के अंदर भी जहां पर केसेस सामने आ रहे हैं वहां पर कंटेनमेंट जोन रहे, लेकिन बाकी जो शहर है उसके अंदर बाजार में आर्थिक गतिविधियां जो है वो शुरू हो जाए। दूसरा, जरूरी जो सामग्री की इलेक्ट्रॉनिक्स की, चूंकि गर्मी का सीजन भी आ रहा है, पूरा गर्मी का सीजन चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स की, पंखे, कूलर, एयर कंडीशनर की लोगों को जरूरत पड़ रही है। ऐसे समय में ये दुकानें जो हैं ये खोलना जरूरी है। कपड़े प्रसाधन जो सामग्री है, कपड़ों की जो दुकानें हैं ये खोलना इस वक्त जो है जरूरी महसूस हो रहा है। लोगों को गर्मी के हिसाब से कपड़े भी चाहिए और बाजार में आर्थिक गतिविधि भी होगी। इसके साथ ही खाने पीने, रेस्टोरेंट और होटल्स जो है इनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं। परिवहन एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल रखता है, क्योंकि परिवहन जो अभी तक बसेस वगैरह सब कुछ बंद था, अब धीरे धीरे स्थानीय जो परिवहन है उनको शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की इसके अंदर पालना जो है वो की जाएगी। सरकारी और निजी दफ्तर जो जहां पर बंद थे अब उन दफ्तरों को चालू कर दिया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में। तो ये पूरी एक्सरसाइज इन जिलों के लिए हो रही है।
इसके साथ ही जहां पर केसेस अधिक मिल रहे हैं जिन क्षेत्रों में, तो लोकल स्थानीय स्तर पे कंटेनमेंट जोन वहां पर बनाया जा सकता है और वहां अन्य जो लोग हैं वहां से उनका जुड़ाव नहीं रहेगा, आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं जिनमें बात करें तो ज़रूरी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, दूध, दही, छाछ, पनीर, मावा, मिठाई की दुकानें, इसके साथ ही डेयरी, अदर प्रोडक्ट्स, फल, सब्जियां, अभी तक क्या है इनके लिए कुछ एक विशेष समय दिया गया था, उस समय के अंदर ये बिक्री थी। अब दिन भर के लिए इनको खोला जा सकता है जहां पर जो केसेस हैं जिन जिलों के अंदर घटे 5% से नीचे दर है, इसको WHO ने माना है कि कोरोना नियंत्रण के अंदर है। तो नियंत्रित जो जिले हैं वहां पर चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो अभी भी रखनी पड़ेगी, मास्क लगाना पड़ेगा, हैंड सैनिटाइजेशन और हाथ धोने की प्रक्रिया, इसको लेकर के सरकार लगातार अपील जारी करती रहेगी, क्योंकि अभी भी तीसरी लहर जो है कोरोना की, इसकी आशंका पूरी बनी हुई है। पिछली बार भी ये हुआ था कि लोगों से गलती हुई थी, पहली लहर को हल्के में ले लिया और उसके बाद में जो लोग बचे रह गए उनसे शायद ये संक्रमण तेज रफ्तार से बढ़ा, या इसके अंदर जो म्यूटेंट आए थे वो ज्यादा संक्रामक थे। अब माना जा रहा है तीसरा म्यूटेंट यदि आता है तो वो और भी ज्यादा संक्रामक हो सकता है, तेजी से फैल सकता है, इसलिए सावधानी रखनी पड़ेगी और छोटे बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखना होगा। राजस्थान में अभी भी बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं जिनके अंदर इस प्रकार के केसेस आ रहे हैं। अलग अलग अस्पतालों में कहीं गर्भस्थ शिशु को भी इस तरह की समस्या आ रही है, तो कहीं 15 दिन का जो बच्चा है उसमें भी इस प्रकार के केसेस हैं। 8-8 वर्ष के बच्चे कुछ जो मल्टी इन्फ्लेमेटरी जो सिंड्रोम है उससे परेशान हुए हैं, तो इस प्रकार के केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। और विशेषज्ञ भी बता चुके हैं छोटे बच्चों में ज़्यादा प्रभाव हो सकता है, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं और युवा आबादी है उन्होंने, चूंकि उनका वैक्सीनेशन का एक चरण चल रहा है, एक डोज ज़्यादातर लोगों को लग गई है, कई लोगों को डोज नहीं भी लगी है, लेकिन जो बुजुर्ग आबादी है उनमें से ज्यादातर वैक्सीनेट हो चुकी है। ऐसे में माना ही जा रहा है हर्ड इम्यूनिटी जो लोग बाहर रहते हैं उनमें तो डेवलप हो जाती है, लेकिन बच्चे इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर पूरी तरीके से घरों में रहे थे, उन बच्चों को ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, ये भी एक चिंता का विषय है। तो निश्चित रूप से सरकार चाहेगी कि अनलॉक का प्रोसीजर चालू कर दिया जाए, आर्थिक गतिविधियां सारी जो है इनको चालू कर दी जाए, लेकिन इसके साथ ही ये ख्याल रखा जाए कि लोग कहीं लापरवाह नहीं हो जाए, अनलॉक करते ही एकदम से कहीं बाजारों में भीड़ न उमड़ जाए खरीदारी के लिए। ऐसा ना हो कि लोग जो है घूमने फिरने के लिए निकल जाएं एक पर्यटन के लिहाज से, और बड़ी संख्या में लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना ना करें, पूरे ग्रुप के अंदर आना जाना चालू कर दें, तो निश्चित रूप से वो एक चिंता की बात हो सकती है। इसलिए सरकार ये चाह रही है कि अनलॉक का प्रोसीजर जो हो इसकी पूरी प्रक्रिया निर्धारित हो, और साथ ही सीमित रूप से जो अनलॉक है पहले शुरुआती चरण में किया जाए और उसके बाद धीरे धीरे इसको खोला जाए, केसेस की रफ्तार देख करके और माहौल को देख करके। तो इस प्रकार की तैयारियां राजस्थान के अंदर चल रही। उमंग जी बिल्कुल नीरज, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं ये तमाम सावधानियां बरतनी बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी आपने बताया था कि पहली लहर के बाद में या फिर यूं कहें कि पहले लॉकडाउन के बाद में जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई उस समय कई जनों से लापरवाही देखी गई, न सिर्फ जनता से बल्कि सरकार से, प्रशासन की तरफ से भी, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में हर जगह लापरवाही इतनी देखी गई। जैसा कि अभी आपने भी बताया कि लोगों ने एक साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया, सड़कों पर भीड़ इतनी तादाद में देखी गई, जगह जगह लोग ग्रुप बना के खड़े रहे, और शायद उसी का नतीजा ये निकला कि दूसरी लहर इतनी ज्यादा हम कह सकते हैं कि डरावने वाली हो गई और इतने ज्यादा केसेस इसके अंदर आने लगे। तो जाहिर सी बात है पहले जो गलती हुई वो अब ना दोहराई जाए, ताकि तीसरी लहर को विकराल रूप धारण करने से रोका जा सके। खैर, बने रहिए नीरज हमारे साथ। दिल्ली से संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश से रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि आज से दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्या कुछ चीजें इसमें खोली जाएंगी और किन आवश्यक वस्तुओं के अलावा और जो दुकानें हैं या फिर हम कह सकते हैं कि शॉपिंग, भाई जाहिर सी बात है कि अब लोग जब घर से बाहर निकलेंगे तो कई चीजों की जरूरत लोगों को बिल्कुल रहेगी, क्योंकि वो एक लंबे समय से लॉकडाउन के तहत घर में कैद थे। तो अब ऐसी क्या कुछ वस्तुएं हैं जिनकी दुकानों को खोला जाएगा और किन नियमों के तहत अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है? गौरव जी उमंग, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो अनलॉक हो रहा है यह शॉपिंग और मॉल के लिए बिल्कुल नहीं हो रहा है जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अनलॉक हो रहा है यह कामगार मजदूरों के लिए हो रहा है, और इसके तहत जो औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की जो यूनिट है उनको छूट दी गई है, वर्किंग साइट को छूट दी गई है, और इसके अलावा जो बाजार है, मेट्रो सेवाएं है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, सिनेमा हॉल है, ये सब बंद रहेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दुकान खोलने को लेकर दिल्ली में एक तरीके से राजनीतिक लड़ाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उन्होंने लेटर लिखकर ये कहा है कि हमने दिल्ली सरकार से कहा था कि वह
दुकानें खोले, मूलभूत आवश्यक सुविधाओं की चीजों को खोले, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। लेकिन जो है दिल्ली सरकार ने उस बात पे ध्यान नहीं दिया और केवल औद्योगिक यूनिट को ही खोलने पर ध्यान दिया। तो ये गतिरोध भी दिल्ली और स्थानीय राजनेताओं में चल रहा है। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गाइडलाइन जो तय की गई है दिल्ली आपदा नियंत्रण विभाग की तरफ से, वो ये रहेगी, जो मजदूर रहेंगे, वो ठेकेदार रहेंगे और अन्य कर्मी रहेंगे, उनकी सूचना सरकार को बराबर देनी पड़ेगी। इसके लिए एक बकायदा पोर्टल बनाया गया है। उस पोर्टल पर सभी के लिए आवश्यक जानकारी देते हुए ई पास की सुविधाएं जारी की गई है। और इसी के साथ वर्किंग साइट पर जो भी थर्मल स्क्रीनिंग है, सैनिटाइजर है और कोविड का जो गाइडलाइन है उसका पालन करना पड़ेगा। यहाँ एक साथ ज्यादा लोग काम नहीं कर पाएंगे, ये सब क्रमबद्ध तरीके से यूनिट्स में काम करेंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दिल्ली में जो अनलॉक हो रहा है वह आम आदमियों को राहत देते हुए नहीं हो रहा है, वह जो वहां पर यूनिट्स चल रही हैं, प्लांट्स चल रहे हैं, काम चल रहे हैं और दिल्ली में आने वाले यूपी और बिहार के जो ज्यादातर मजदूर हैं जो बेकार बैठे हैं, उनको राहत देने के लिए ये अनलॉक हो रहा है, जो आवश्यक सेवाओं की मद में ही है। मेट्रो भी बंद रहेगी। तो कुल मिलाकर दिल्ली 7 जून तक बंद ही रहेगा, आम आदमियों के लिए बंद रहेगा, लेकिन कुछ आवश्यक सेवाओं में दिल्ली को अनलॉक किया जा रहा है। यह अनलॉक 1 के नाम से कहलाया जा रहा है यहाँ पर। जी उमंग जी बिल्कुल गौरव, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार की एक अच्छी पहल है, क्योंकि जो मजदूर, जैसा कि हमें पता है कि ये दिहाड़ी मजदूर होते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनका ध्यान यहाँ पर दिल्ली सरकार ने रखा है और इसलिए शायद पहले जो जरूरी कंस्ट्रक्शन के काम है उनको खोला गया ताकि इन मजदूरों की आमदनी फिर से शुरू की जा सके। गौरव बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी लगातार हमारे साथ बने हुए। भूपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड में भी देश के कई अन्य राज्यों की तरह केसेस में कमी आने लगी है और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत खुद कोरोना से संक्रमित हुए थे और ठीक होने के बाद में वो एक दिन भी अपने आवास में नहीं बैठे, लगातार वो उत्तराखंड के तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहां पर कोविड की समीक्षा कर रहे हैं और अब उत्तराखंड में भी ये सुगबुगाहट है कि धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ सकते हैं। उत्तराखंड में किन दिशा निर्देशों के साथ में अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा? भूपेंद्र जी। देखिए उमंग, अभी थोड़ी देर पहले ही जो है बैठक हुई है मुख्यमंत्री ने और तमाम उसमें मंत्री शामिल थे और उसमें ये एक अहम निर्णय लिया गया है कि जो आज तक का कोरोना कर्फ्यू लगा था और उसको और अभी जो है 7 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यानी कह सकते हैं कि 7 जून तक का उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, चीजें बढ़ा दी हैं, लेकिन कुछ चीजों में ढील दी है। और जिसमें सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि 1 जून से और 5 जून को जो है परचून की दुकानें खुलेंगी। हालांकि अभी तक का जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद थी और जो अभी तक का 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक का समय था तो कि दुकानें खुलने का, बाजार खुलने का, वो भी आवश्यक वस्तुओं को लेकर के, उसको उन्होंने थोड़ी सी राहत दी कि 1 जून से 5 जून तक, 1 जून और 5 जून को जो है केवल आसपास की जो दुकानें हैं, जनरल मर्चेंट्स हैं, उनकी खोली जाएंगी और बाजार जो अभी तक का 11 बजे तक का खुलता था सुबह 8 बजे से लेकर के, अब वो 1 बजे तक का बाजार पूरा खोला जाएगा। उसके अलावा 1 जून को केवल स्टेशनरी की दुकानें खुलेंगी कि जो बच्चे हैं अभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको जो आवश्यक चीजों की जरूरत पड़ती है उसको लेकर के 1 जून को केवल स्टेशनरी की दुकानें खोलेगा। बाकी तमाम चीजें हैं जैसे अब इसके अलावा जो भी है वो सारी की सारी चीजों में वही पुरानी जो है बंदिशें लगी हुई हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई ढील या किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। देखिए उमंग, सबसे खास बात यह है कि जो 24 अप्रैल से यहाँ कोरोना कर्फ्यू लागू हुआ था उत्तराखंड में, अभी भी जो है सबसे ज्यादा जो पूरे 50 दिन की अगर हम बात करें, 40 दिन की बात करें, तो जो सबसे ज्यादा कम आंकड़ा आया है वो कल आया है, शनिवार को आया है। 1226 केस यहाँ पर रजिस्टर्ड किए गए हैं, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा कम स्थिति का हम कह सकते हैं पिछले 50 दिन 40 दिनों का आंकड़ा था। तो ऐसी और अभी मॉर्टेलिटी जो रेट है वो भी राष्ट्रीय औसत मृत्यु दर से यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है। तो ऐसी अभी संवेदनशील स्थितियों में प्रदेश सरकार की तरफ से यही निर्णय लिया गया है। हालांकि सरकार के ऊपर तमाम दबाव था, विपक्ष का भी था, व्यापार मंडल का भी था कि भाई थोड़ा थोड़ा करके आप और इवन के हिसाब से कुछ बाजारें खोल दीजिए, कुछ दुकानें खोल दीजिए, जो मजदूर हैं या जो दिहाड़ी लोग काम करते हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत रहे। लेकिन सरकार को अभी ये लगता है कि देखिए अगर हमारी तरफ से ज्यादा छूट दी गई, कुछ बंदिशों से पाबंदी हटा ली गई, तो ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि लोग फिर से बेकाबू हो जाएं और गाइडलाइन का पालन ना करें और उसको फिर तीसरी लहर को बचाने के लिए काफी उनको फिर जद्दोजहद करना पड़ेगा। तो सरकार की तरफ से अभी अहम निर्णय यही लिया गया है
कि कुल मिला करके अभी इसको हमें एक्सटेंड करना है, कंटिन्यू करना है। जो कर्फ्यू चल रहा है धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से स्टेप टू स्टेप जो है हम इसमें आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी 1 बजे तक का बाजार खोल दिया है, उम्मीद की जा रही है कि 7 तारीख से जो कोरोना कर्फ्यू बढ़ेगा उसमें हो सकता है कि ये अवधि बढ़ा करके 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक की कर दी जाए। 4 बजे के बाद से फिर कर्फ्यू लगेगा। तो 8 बजे से अभी तक 1 बजे तक का किया गया है, 1 बजे से फिर 4 बजे तक। तो एक धीरे धीरे करके जो है सरकार इस तरफ बढ़ रही है और तमाम शिक्षण संस्थाएं अभी भी बंद हैं। तमाम अभी शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स जो चीजें हैं वो अभी भी पूरी तरीके से उन पर प्रतिबंध लगा है। और जो उम्मीद जताई जा रही है, जो यह मंत्रियों और अधिकारियों से हमारी चर्चा हो रही है, उनका भी ये मानना है कि चीजों को हम पहले बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सिविलाइज तरीके से खोलेंगे। हालांकि जरूरत दबाव उन पर बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन ऐसा है कि वो किसी भी हालत में किसी भी सूरत में ये नहीं कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर अगर जो संभावित है तीसरी लहर अगर उसका यहाँ पे असर दिखाई देता है या उससे लोग पीड़ित होते हैं तो उस कंडीशन पे हमारे पास हालात बेकाबू हो जाए और हमें संभालने से कम हो। अभी भी आप देखिए अगर हम बात करें उमंग, तो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल उन राज्यों के मुकाबले में अभी भी यहाँ पे जो है मृत्यु दर यहाँ पे ज्यादा है जी। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है सरकार को कि एक तो हमें अपने जितने प्रदेशवासी हैं सबकी सुरक्षा सबसे पहले है, वैक्सीनेशन के काम को तेजी से लाना है। इसके अलावा जो निर्माण चीजें हैं यहाँ पे देखिए पहाड़ में वैसे भी बहुत ज्यादा अभी आप बात करें तो निर्माण क्षेत्र में अभी यहाँ पे उन लोगों ने काफी छूट दे रखी है कि भाई ठीक है आप काम करवा सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो केवल देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल, उधम सिंह नगर यहाँ 4 ही औद्योगिक जिले हैं जहाँ पे जो चीजें हैं वहाँ मजदूर हैं उनको आने जाने के लिए अभी भी हालांकि छूट है। सोशल डिस्टेंसिंग के जो तमाम मानक हैं, तमाम नियम हैं, उनके अनुरूप ही काम चलेगा। लेकिन अभी कहीं से कहीं तक सरकार बहुत बड़ी ढील देने के मूड में नहीं है। और दबी जवान में जो हमने ग्राउंड जीरो पे जाकर के तमाम व्यापारियों से, तमाम लोगों से, आम जनता से जो सीधी बात करी है, उनका भी ये कहना है कि अभी कम से कम एटलीस्ट 15 तारीख तक का ये कोरोना कर्फ्यू को कंटिन्यू रखना चाहिए सरकार को, क्योंकि अगर जब भी छूट होगी, जब भी ढील होगी तो लोग एकाएक सड़कों पे भीड़ उमड़ेगी और अगर संक्रमण ये बढ़ रहा तो निश्चित तौर पे सभी लोगों के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिला के ये है कि सरकार स्टेप ले रही है, सोच रही है, समझ रही है। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार के ऊपर काफी रेवेन्यू का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, लेकिन ये है कि सरकार ये चाहती है कि रेवेन्यू से ज्यादा आम जनता की लाइफ सिक्योर कर सके। तो इन चीजों को ध्यान में रखने के बाद अभी 7 तारीख तक का कोरोना कर्फ्यू उन्होंने तीरथ रावत सरकार ने इसको बढ़ाया है और संभावना ये जताई जा रही है कि अगला 1 सप्ताह यानी 15 तारीख तक का कोरोना कर्फ्यू बढ़ेगा। जी बिल्कुल भूपेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अभी आपने भी बताया था कि ग्राउंड जीरो पर जाके आपने तमाम व्यापारी वर्ग से भी बात करी और ये एक अच्छी बात है कि व्यापारी वर्ग खुद ये चाहता है कि अभी जब तक केसेस हम ये कह सकते हैं कि कम ना हो और पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में ना हो तब तक उनकी भी सरकार को यही सलाह है कि आप इस कर्फ्यू को जारी रखें। बहुत अच्छी पहल ये व्यापारी वर्ग ने उत्तराखंड में दिखाई है। खैर भूपेंद्र जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रसेन जी, आपसे जानना चाहेंगे, राजस्थान की आपने बात सुनी, दिल्ली की सुनी, उत्तराखंड की सुनी, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति इस समय देखी जा रही है? हालांकि केसेस वहां पर भी कम है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहां के अधिकारियों से मिल रहे हैं, कोविड की समीक्षा वो कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया की, क्या कुछ नियम व शर्तें रहेंगी? चंद्रसेन जी। उमंग, प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को संबंध में कल उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी थी। उसमें इन्होंने फॉर्मूला दिया था कि जहां पर 600 से अधिक केस आ रहे हैं वहां कोई ढील नहीं दी जाएगी और 600 से कम जहां पर केस हैं उन जिलों में सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक बाजार खुलेंगे, लेकिन साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। कल जहां पर 55 जिलों को छूट मिली थी, वहां पर आज जो अभी अपडेट आया है उसमें और 6 जिले और बढ़ गए हैं, कोरोना मुक्त हो गए, क्योंकि यहाँ पर कुल जो पॉजिटिव संख्या है कोरोना की वो 600 से नीचे आ गई है। जैसे बिजनौर, मुरादाबाद, देवरिया, बागपत, प्रयागराज और सोनभद्र, ये ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर आज जो संख्या वो 600 से कम है। तो इन 6 जिलों को और छूट मिल गई। यहाँ पर भी दुकानें सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। और ये भी साफ साफ गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि जो कोरोना के जिससे जुड़े फ्रंट लाइन के जो सरकारी विभाग हैं उनमें 100% उपस्थिति रह सकती है, लेकिन बाकी जो कार्यालय हैं उसमें 50% लोग रहेंगे और जो निजी कार्यालय हैं उसमें भी खोले जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी मास्क की अनिवार्यता है और औद्योगिक संस्थान भी खोलने की बात करी गई है। और सबसे खास बात जो आम जनता को जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है सब्जी मंडी, उसको भी खोल दिया गया है कि सब्जी मंडी भी खोल दी जाएगी। स्कूल, कॉलेज तथा संस्थान बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट
बंद रहेंगे, केवल रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की जा सकती है। और जो धार्मिक स्थल है वहां पर 5 लोगों से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की मनाही कर दी गई है। एक और अपडेट आया है इसमें गाइड में लेके कि जो मांस मछली की दुकानें हैं वो भी खोली जाएंगी, लेकिन वहां पर ये साफ तौर पे कहा गया है कि साफ सफाई रखेंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे और ढक के रखेंगे पर्दे से, कोई भी चीज खुली नहीं दिखाई देनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने भी गेहूं क्रय केंद्र हैं, जहां गेहूं खरीदा जाता है, राशन की दुकानें हैं, सब खुल जाएंगी, लेकिन कोचिंग बंद रहेंगी, सिनेमा बंद रहेंगे, जिम और स्विमिंग पूल बंद रहने के लिए गाइडलाइन में स्पष्ट निर्देश है। उमंग जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो हम लगातार बात भी कर रहे हैं इस बारे में कि पहले अनलॉक, माफ कीजिएगा, पहले लॉकडाउन के बाद में जो अनलॉक की प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें एकदम से कई चीज़ों में छूट दे दी गई थी, हालांकि ध्यान भी रखा गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब प्रशासनिक अमला है, जैसा कि हमारी प्रशासन के लोगों से भी बात हुई है, तमाम राज्यों से जो प्रशासन के लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, सरकार के कई प्रतिनिधियों से हमारी बात हुई है। लेकिन वहां पर यह देखा गया कि प्रशासनिक अमला हर एक जगह पर, हर एक व्यक्ति पर निगरानी नहीं रख सकता, और शायद इसी चीज का फायदा उठाते हुए कई जगह, कई क्षेत्रों में न सिर्फ जो राहत जहां पर जिन जिलों में दी गई थी और जहां पर कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट जोन से निकल के लोगों ने लापरवाही का परिचय दिया, सिर्फ इस चीज का फायदा उठा के कि हर एक व्यक्ति पर निगरानी नहीं रखी जा सकती। नीरज जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। राजस्थान की अगर हम बात करें तो जैसे कि अभी डॉक्टर चंद्रसेन जी ने भी बताया कि उत्तर प्रदेश में मंडियों को खोला जाएगा। तो अगर मंडियों की बात करें, भले ही वो फल सब्जी मंडी हो या फिर जो हम कह सकते हैं जो तिलहन की मंडियां हैं, अनाज की मंडियां हैं, नीरज जी आपने भी इसकी कवरेज करी थी एक राजस्थान की, जयपुर की एक बड़ी मंडी में जाकर, वहां पर देखा गया था कि मंडी में तमाम दिशा निर्देश दिए तो जाते हैं कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी है, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना है, मास्क का प्रयोग करना है, लेकिन जब आपकी कवरेज के दौरान भी ये पाया गया था कि वहां पर इन चीजों की पालना ही नहीं हो रही, तो ऐसे में अगर अभी तो फिलहाल राजस्थान से इस प्रकार की कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर मंडियों को या फिर कई ऐसी चीजों को खोला जाता है जहां पर कोविड गाइडलाइंस की पालना करना अनिवार्य है लेकिन होती नहीं है, तो क्या इस चीज को लेकर भी सरकार कुछ सोच रही है? क्योंकि अगर वहां पर प्रशासन की सख्ती नहीं दिखाई गई तो फिर से हम तीसरी लहर जिसकी कह सकते हैं कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो खतरनाक साबित हो सकती है, वो वाकई में खतरनाक हो जाएगी। रुक कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार आसिफ इकबाल नाइक जुड़ चुके हैं। आसिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी आसिफ जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है किसी तकनीक खामी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लौटते हैं राजस्थान की ओर। नीरज जी, वही जी आसिफ जी सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। आसिफ जी, जानना चाहेंगे जम्मू कश्मीर क्योंकि केंद्र शासित राज्य में आ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर अगर कोविड की अगर हम बात करें तो काफी हद तक वहां पर कोविड पर नियंत्रण देखा गया है और वहां पर एक बेहतर प्रबंधन देखा गया है तमाम अन्य राज्यों के मुकाबले। तो अगर वहां पर भी अनलॉक की प्रक्रिया के बारे में सोचा जा रहा है तो किन नियम और शर्तों के तहत यह सोचा जा रहा है? आसिफ जी, आज जो है वो अनलॉक यहाँ पर शुरू हो गया है। जो कोविड लॉकडाउन था पिछले 1 महीने से जो है बिल्कुल कर्फ्यू जैसे हालात है, सिर्फ कुछ एसेंशियल सर्विसेज जो थी वो अलाउड थी, लेकिन कल रात जो है वो चीफ सेक्रेटरी का एक आर्डर आया जिसमें यहाँ पर अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। और आज हम देख रहे हैं कि बाजार जो है वो ज्यादा खुले हैं एज कम्पेयर टू जो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले में। अभी भी जम्मू कश्मीर में 14,500 के करीब जो है वो एक्टिव कोविड पॉजिटिव केसेस है, तकरीबन 3800 के करीब जो है लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। मैं बता दूं उमंग जी की इस वक्त अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो तकरीबन तमाम जिलों में जो है वो शुरू हो गई, लेकिन जम्मू और श्रीनगर जो 2 ऐसे जिले हैं जो यहाँ की कैपिटल्स भी है, समर कैपिटल है, दूसरी विंटर कैपिटल है, वहां पर जो है अभी भी काफी केसेस आ रही हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू में कोरोना का जो है वो हब बना हुआ है। तो जो प्रशासन है जो रात को ऑर्डर निकाला है, चीफ सेक्रेटरी जो जम्मू कश्मीर है उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स पर जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखी है कि वो डिसाइड करें अपने एरियाज में केसेस के हिसाब से किस तरह की लीनियंसीज देनी है और किस तरह से नहीं देनी है। अगर हम बात करें इस वक्त जो सबसे ज्यादा परेशानी की बात, जो एक मजदूर तबका तो परेशान है ही है, लेकिन जो व्यापार तबका है जिसमें अनएम्प्लॉयड यूथ है जिन्होंने काफी बिजनेस शुरू किया है, चाहे किसी ने दुकान डाली है, चाहे किसी ने होटल खोला है, चाहे किसी ने किसी रूट पर गाड़ी डाली है, उसको जो है इस वक्त लोन चुकाने में जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। और जो दुकानों का किराया है वो देने में काफी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि
पिछले एक साल से जो है वो लगातार हम देख रहे हैं, यहाँ तो लॉकडाउन लगे हैं, यहाँ कोरोना कर्फ्यू लगे हैं। अगर देखा जाए तो सब तरफ से जो है वो परेशानियां हैं लोगों को, और उम्मीद कर रहे हैं लोग कि दोबारा ये नौबत नहीं आए। लेकिन ये बाजार तभी तक खुले रहेंगे जब हम अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर जो है वो अपनाएंगे, जो SOPs है वो अपनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आज अनलॉक शुरू हो गया ये दोबारा से लॉक नहीं हो सकता। ये सारा डिपेंड जो है वो लोगों तक है, वो किस तरह से SOPs फॉलो करते हैं, किस तरह से मास्क लगाते हैं, और किस तरह से जो है वो बाजारों में तभी निकलेंगे जब उनको किसी चीज की जरूरत होगी। जी उमंग जी बिल्कुल आसिफ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करना भी भले ही अनलॉक हो उस समय भी जरूरी है, क्योंकि पहली वेव के बाद में हमने देखा था कि इसमें लापरवाही बरती गई थी। बार बार हम ये चीज इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि अगर किसी भी राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होती है तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता की होगी कि पहले अनलॉक के समय जो गलतियां की उन्हें यहां पर वापस से दोहराया नहीं जाए, क्योंकि तीसरी लहर का अनुमान तमाम हमारे चिकित्सक जगत के लोग जता चुके हैं और उस दौरान भी हमें क्या सावधानियां बरतनी है उसके बारे में भी बता चुके हैं। फिलहाल आसिफ जी आप हमारे साथ में जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुक कर लेते हैं राजस्थान का। नीरज शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए। नीरज जी जानना चाहेंगे, वापस से आते हैं हमारे मंडियों वाले इस टॉपिक के ऊपर। अगर मंडियां खोली जाती हैं, भले अनाज मंडियां हो या फल सब्जी की मंडियां हो, क्योंकि आपने भी उसको कवर करा था और उस समय भी देखा गया था वहां पर लापरवाही का इतना बड़ा आलम था कि लोग बाग मास्क नहीं लगा रहे थे, सैनिटाइजेशन का यूज नहीं कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अगर अब राजस्थान में मंडियां खोली जाती हैं तो कितनी सख्ती रहेगी और क्या कुछ देखा जाएगा? नीरज जी। उमंग देखिए, राजस्थान में जो मंडियां हैं वो खोलने के लिए तैयारी सरकार की पहले से ही है। मंडियां भी खोलते रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में और सुबह का एक समय निर्धारित है। सुबह शाम जो है मंडियां खोलने का समय सुबह 6 बजे से लेकर के और 11 बजे तक जो है मंडियां खुलती है। लेकिन अब सरकार का ये तैयारी है कि मंडियों को ज्यादा समय के लिए खोला जाए। हाँ, हालांकि इसका पूरे कर्म रहेगा उस समय अवधि के अंदर जो है मंडी खोलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन हमने जिस तरीके से देखा था कि कोरोना गाइडलाइन की वहाँ पालना नहीं हो रही थी, होमगार्ड के 2-3 जवान केवल वहाँ पर तैनात थे और जो कि नाकाफी था, और जो ड्यूटी हो रही थी वहाँ सही ढंग से नहीं हो रही थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे थे, कुछ मंडी के व्यापारी नहीं कर रहे थे, कुछ लोग ये तो कह रहे थे कि कोरोना कुछ नहीं है वरना मंडी के लोग मर जाते। और हुआ भी ऐसा ही कि बात को जब लोगों ने नहीं माना, फिर बहस पर उतराया। कुछ दिन बाद में मंडी के अंदर जो अड़ती व्यापारी थे उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई। उसके बाद मंडी अध्यक्ष उनको मंडी को बंद करने का आह्वान करना पड़ा। निश्चित रूप से वो उनकी नासमझी थी कि मंडी के व्यापारी और जो वहाँ पर काम करने वाले अड़ती हैं, जो सब्जी बेचने वाले सिस्टम जो लोग हैं, उन्होंने एक बड़ी लापरवाही वहाँ पर की और उसके बाद में मंडी को इसका परिणाम भी भुगतना पड़ा। निश्चित रूप से ऐसे मामलों पर गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ पर लॉकडाउन की पालना जो है उसकी ठीक ढंग से नहीं होती या फिर जो सरकार की गाइडलाइन उनकी पालना नहीं होती, फिर से जब इसको खोला जाएगा तो निश्चित रूप से सरकार को ये ध्यान रखना होगा कि मंडियों में जो गाइडलाइन उसकी पालना हो। और निश्चित रूप से मंडी के अध्यक्ष से भी हमारी बातचीत हुई, मोहाना मंडी के अध्यक्ष ने भी बात कही है कि यदि मंडी खुलेगी तो निश्चित रूप से हम पालना करवाने की पूरी कोशिश करेंगे और यदि कहीं हमें इसमें गड़बड़ होती नजर आएगी तो हम मंडी को बंद करने से परहेज नहीं करेंगे। यानी सदर स्पोर्ट जो है वो भी मंडी बंद की जा सकती है, जो भी उनकी एसओपी है उसकी ओर से। निश्चित रूप से एक बड़ी खामी जो है पिछले दिनों देखने को मिली थी और सरकार जो तमाम पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार मंडियों को या फिर चाहे धान मंडियां हो, अनाज मंडियां हो या फिर फल सब्जी मंडियां हो, जहां पर इसको खोलने की प्रक्रिया शुरू करेगी और निश्चित रूप से ये देखेगी कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना हो। जी बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित करवाना न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि प्रशासन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया जैसे जैसे शुरू होगी, कई जैसे कि आपने भी बताया था और तमाम राज्यों से हमारे पास जानकारी, अनलॉक की प्रक्रिया कहीं पर शुरू हो चुकी है, कहीं पर शुरू हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर रखा जाना अति आवश्यक है कि इस बार अनलॉक के समय पुरानी गलतियां ना दोहराई जाएं, जिसकी वजह से दूसरी लहर इतनी भयावह हो गई। नीरज जी आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुक कर लेते हैं राजधानी का, दिल्ली का रुक करते हैं। गौरव शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, न सिर्फ आपसे बल्कि हमारे तमाम साथियों से एक ही ये सवाल है कि पहली जो गलती करी गई अनलॉक के बाद में, बार बार इस चीज़ के बारे में इसलिए हम पूछ रहे हैं, इसको इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि ये चीज़ जानना हमारे दर्शकों के लिए, हमारी जनता के लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि पहली अनलॉक के बाद में
जो भी गलतियां दोहराई गई उसी का ये परिणाम हुआ कि दूसरी लहर इतनी ज्यादा भयावह हो गई, एक बड़े पैमाने पर हमारे युवा इससे संक्रमित नजर आए और उसके बाद में ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस और कई तरह की और बीमारियां, हमारी इम्यूनिटी क्योंकि कोरोना के समय कमजोर हो जाती है उस वजह से भी यहां पर देखी गई। और अब तीसरी लहर का अनुमान तमाम चिकित्सा जगत के लोगों ने लगाया है। सबसे बड़ी बात यही है कि दूसरी लहर से तो हम बच रहे हैं और तमाम जो अन्य बीमारियां उसकी भी दवा कहीं पर आ चुकी है, कहीं पर बन रही है और कहीं पर इसका हम कह सकते हैं उत्पादन शुरू हो चुका है। लेकिन दूसरी लहर से हम निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद में तीसरी लहर का जो अंदेशा है उससे बचने की क्या कुछ तैयारियां राजधानी दिल्ली में है? गौरव जी उमंग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जो दिल्ली के हालात है वह बहुत कुछ कह सकते हैं कि नियंत्रण में है, लेकिन जो दिल्ली ने देखा है वो इतिहास में दर्ज हो चुका और उसे भुलाया नहीं जा सकता। और भविष्य के लिए यह मानकर चलिए कि दिल्ली सरकार, यहाँ के जो सेंटर के जो अधिकारी, उपराज्यपाल और जो अन्य जो हुक्मरान हैं जो चाहते हैं कि दिल्ली में ये स्थिति दोबारा नहीं आए, वो पूर्णतः एहतियात बरत रहे हैं। मैं आपको तीसरी लहर के बारे में बताना चाहूंगा कि दिल्ली में ब्लैक फंगस के मामले आ चुके हैं, सामने आ रहे हैं, लेकिन जो आपने बात कही वो बिल्कुल तार्किक है कि दवाइयों की उपलब्धता ही सबसे बड़ी परेशानी है। जैसे हमने सेकंड वेव में देखा था कि ऑक्सीजन की जो उपलब्धता थी उसने हमें एक बड़ी संकट में डाल दिया था। अब जो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस नाम से ये सब चीजें आ रही हैं, उसमें दवाइयों की उपलब्धता और ये आम आदमी तक पहुंचना, ये सबसे बड़ी संकट का विषय है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी वैक्सीनेशन भी प्रॉपर दिल्ली में नहीं हो पाई है। दिल्ली में युवाओं को वैक्सीनेशन को लेकर सभी सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर कहा है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है और इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। तो ये जो वैक्सीनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पूरे सिस्टम पर खड़ा कर रहा है। आज दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर बराबर सुनवाई चल रही है। वहां से भी ये निर्देश आ रहे हैं कि जब भारत का संविधान एक है, केंद्र की नीति एक है, तो इसका वैक्सीनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन एक क्यों नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, जो चिकित्सा कर्मी है, जो चिकित्सा दिल्ली और बॉम्बे में उपलब्ध है, वह राजस्थान या अन्य राज्यों में उपलब्ध नहीं है। यानी कि जो चिकित्सा के भी मापदंड है वो सभी जगह समान नहीं है। हमें इस बात को सोचना और विचारना पड़ेगा कि हम प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं, गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं, जो लेकिन मेडिकल असेसमेंट है, यानी कि जो सुविधाएं हैं वह पूरे देश में समानांतर नहीं है। तो हमें इस विषय पे भी जोर देना पड़ेगा कि वो सारी सुविधाएं प्रत्येक राज्य में समान स्तर पे हो, ताकि यहाँ के राज्य, अभी मैं आपको बताऊं, तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया जिसमें एम्बुलेंस को रोका गया, क्योंकि वो एम्बुलेंस तेलंगाना में आ रही थी और वो सुविधाओं के लिए आ रही थी। तो उसको लेकर तेलंगाना हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया कि आप ऐसे एम्बुलेंस को क्यों रोक सकते हैं। और हमने देखा कि किस तरह से सीमाएं सील कर दी गई, लोगों को चिकित्सा के लिए भटकना पड़ा। तो यहाँ हमें थर्ड वेव में सबसे मजबूत जो करना है वो समान चिकित्सा व्यवस्था को करना है। सभी राज्यों में ये इस तरीके की एक सुचारू व्यवस्था हो कि एक राज्य से दूसरे राज्य पर निर्बाध रूप से एम्बुलेंस आ सके, चिकित्सा सुविधाएं आ सके, डॉक्टर्स का आदान प्रदान हो। कहीं राज्य पिछड़े हुए हैं, कहीं विकसित हैं, तो सब तरीके की चीजें, भारत में भौगोलिक दिशाएं अलग अलग हैं, तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सेंटर जो उपलब्ध करवा रहा है, स्टेट जो उपलब्ध करा रहा है, इन दोनों को सामूहिक रूप से इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए कि हम क्या दे सकते हैं और हमें किस चीज की वास्तविक आवश्यकता है। तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली वर्तमान में ठीक है, समय अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए हम दिल्ली में अभी राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन थर्ड वेव हमें क्या करते हैं और क्या हमारा बिगाड़ जाए हम कुछ नहीं कह सकते। दायित्व बनता है दिल्ली सरकार का, केंद्र सरकार का, कि प्रत्येक, न केवल दिल्ली, प्रत्येक राज्य के बारे में इस विषय पर सोचे। जी बिल्कुल गौरव, बिल्कुल आपने सही कहा। चिकित्सीय सुविधाओं की जो हम कह सकते हैं उपलब्धता और अनियमितता, और जैसा कि अभी आपने इस और इशारा भी करा है कि खुद माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, केंद्र को भी कहा है कि एक राज्य है, एक नीति है, तो जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो क्यों नहीं हर राज्य में समान है। खैर, सोचने वाला ये प्रश्न है। और तीसरी लहर की जो तैयारियां जो तमाम राज्य अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से उनको सुनिश्चित किया जाए, किसी प्रकार की अगर कोई कमी है
किसी व्यवस्था की कमी है तो वो अभी से दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि दूसरी लहर में जो हमने दृश्य देखे हैं अस्पतालों के बाहर के, वो दृश्य दोबारा हमें ना देखने पड़े। फिलहाल गौरव, आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक कर लेते हैं गुजरात का। विक्की कायस्थ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विक्की जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी विक्की जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे, यही सवाल आपसे भी है। दूसरी लहर में जो भी परेशानियां हमारी जनता ने देखी है, जो चिकित्सीय सुविधाओं की जो उपलब्धता की कमी देखी गई, भले ही वो वैक्सीनेशन की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, वेंटिलेटर बेड की बात हो, हालांकि धीरे धीरे ये स्थितियां कंट्रोल में आई हैं, लेकिन तीसरी लहर का अनुमान यहां पर लग चुका है और कहा जा रहा है कि 6 से 7 महीने के बाद में, या हो सकता है 8 महीने के बाद में, ये तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है। तो उससे लड़ने के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, अगर उनमें कोई कमी है तो उसे समय रहते दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि दूसरी लहर के जो परिणाम हमने देखे हैं, जो दृश्य हमने देखे, वो हमें दोबारा देखने को ना मिले। भूपेंद्र जी। देखिए उमंग, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले जो बैठक हुई है, उस बैठक में सबसे ज्यादा जो फोकस रहा है वो इसी विषय पे रहा है कि दूसरी लहर और तो जो नुकसान हुआ है और हमारी जो संक्रमण की दर लगातार अभी भी बढ़ी हुई है, सबसे पहले तो हमें इसको कंट्रोल में करने के लिए किस तरीके की जो है चीजों में ढील लेनी है, किस चीजों में ढील नहीं देनी है। बाजार का समय कैसे हमें निर्धारित करना है, कितना खोलना है, कितना नहीं खोलना है, विपक्ष का और व्यापारियों का दबाव हमें कहाँ किस हद तक का झेलना है, सबसे पहला महत्वपूर्ण इशू ये रहा। उसके बाद जो है सबसे ज्यादा जो फोकस रहा वो यही था कि तीसरी लहर अगर आती है और जिस तरीके से संभावना जताई गई है, तो उसको लेकर के हमारी क्या तैयारियां हैं, हमारे पास क्या संसाधन है, हम उसको किस तरीके से, कितनी तेजी से, कितनी आसानी से उससे निपट सकते हैं। तो इसको लेकर के हालांकि पहले से ही जो है करीब 15 दिन पहले ही जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद से यह निर्णय दिया गया था कि डीजी हेल्थ जो तृप्ति बहुगुणा है, उनके नेतृत्व में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया जाए और जिसमें जो है आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है स्वास्थ्य का वो, उसके अलावा प्रभारी सचिव स्वास्थ्य और तमाम जो चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं उनके जो कुलपति हैं, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक का गठन किया गया, जिसमें 11 से 12 लोगों की एक कमेटी बनी और उसमें ये डिसीजन लिया गया कि जिनको अगर हमारे पास तीसरी लहर आती है तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके के हमारे पास कौन कौन से हॉस्पिटल हैं, उनको हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे तालमेल बना सकते हैं, कैसे समन्वय हम देहरादून से लेकर के पहाड़ी क्षेत्रों तक का बनाते हैं, दवाइयों की उपलब्धता को लेकर के चर्चा की गई है। तो इसको लेकर के समस्त फोकस किया गया है। जो अभी भी जो कोविड अस्पताल है उनको अभी से ही जो है वो बच्चों के वार्ड में तब्दील किया जा रहा है और इसके लिए करीब जो है 3 हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया गया है जो गढ़वाल मंडल में है, वो उनको बच्चों के सेंटर में तब्दील किया गया। उसके अलावा यहाँ उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल की बात करें तो कुमाऊं मंडल में भी एक सुशीला तिवारी अस्पताल को कहा गया है कि वो अपनी तैयारियां पूरी रखे। तो बच्चों के वार्ड बना दिए गए हैं, एक तैयारियां चल रही हैं, हाई पावर कमेटी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। इसके अलावा जो कोविड होम बने हुए थे, हॉस्पिटल्स बने थे अस्थायी वाले, उनको भी अभी जो है किसी तरीके से जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, उनको भी कहा गया है कि एडवांस में रखा जाए ताकि कल के दिन अगर हमारे पास कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हम इनका इस्तेमाल कर सके। रही बात दवाइयों की, नेत्र जिससे इसके अलावा जैसे येलो फंगस है, व्हाइट फंगस है, ब्लैक फंगस है, इनको लेकर के भी लगातार जो है मॉनिटरिंग जारी है। और उसके अलावा बच्चों को लेकर बाल रोग विशेषज्ञों की बाकायदे जो जिले के सरकारी अस्पतालों में तैनात हैं, उनकी भी जो है लगातार उनसे संपर्क किया जा रहा है कि आप अपने आप को तैयार रखिए। किसी भी समय अगर कोई ऐसी आपको कोई सिम्टम्स किसी बच्चे में दिखाई देते हैं या किसी प्रकार की कोई तीसरी लहर से कोई आदमी दिखाई देता है तो आप तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। उसके लिए बाकायदे पोर्टल बना दिया गया है, बाकायदे एक कमेटी बनाई गई है जो कमेटी लगातार सभी लोग डॉक्टरों से संपर्क में है। जी लेकिन बिल्कुल भूपेंद्र जी, माफ कीजिएगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि समय इजाजत नहीं देता है। उसके बाद भी जो भी आपने यहाँ पर बातें बताई है, उत्तराखंड सरकार की जो तैयारियां है तीसरी लहर, और सबसे बड़ी बात बच्चों को लेकर विशेष तौर पर, जैसा कि आपने बताया था कि जो कोविड हॉस्पिटल्स जो बना रखे हैं, कोविड केयर सेंटर जो बने गए हैं, उन्हें बच्चों के लिए भी अब तैयार किया जा रहा है। और जाहिर से होते समय रहते अगर ये कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर दूसरी लहर में जो गलतियां हैं वो यहां पर फिर से दोहराई जाती है तीसरी लहर के समय, जो कि अभी आई नहीं है, तो
हम कह सकते हैं कि इसको हमारी लापरवाही का ही हम नतीजा मानेंगे, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हमें पहले से पता है क्या वो इफेक्ट किस पर, किस आयु वर्ग पर वो डाल सकती है, वो भी हमें पता है। उसके बाद भी और तैयारियों का भी हमारे पास समुचित समय है, जो कि कई राज्यों में हो भी रही है, और अगर जहां नहीं हो रही है वहां पर ये करवाई जाए, इसे सुनिश्चित करवाया जाए ताकि आने वाले खतरे से हम बच सके। भूपेंद्र जी, आप हमारे साथ में जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक कर लेते हैं गुजरात का। विक्की कायस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्की जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। और उसके बाद में विक्की जी जानना चाहेंगे गुजरात में क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि केसेस देखा जा रहा है कि वहां पर भी अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो अनलॉक अगर वहां पर किया जाता है या इसके बारे में सोचा अगर जा रहा है तो किन नियम और शर्तों के साथ सोचा जा रहा है, बहुत कम शब्दों में जानना चाहेंगे विक्की जी। गुजरात में भी रोजाना दर्ज किए जाने वाले मामले में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं गुजरात में मुख्यमंत्री ने पिछले शुक्रवार को तो मामलों के गिरावट के मद्देनजर सरकार ने 36 शहरों में नाइट कर्फ्यू था और उसमें 1 घंटे की मोहलत दे दी गई थी। लेकिन हाल ही जिस तरीके से दूसरी लहर में हमें अस्पताल के बाहर से जो दृश्य देखने को मिल रहे थे, एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, स्मशान घाटों पे जो इस तरीके से भीड़ थी, इसी चीज को देखते हुए जो अनलॉक करने की बात आ रही है उसमें कहीं ना कहीं सरकार सख्ताई दिखाएगी, ये चीज देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल विक्की जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह है कि पूर्व नियोजित तरीके से अगर इस तीसरी लहर से बचने के लिए, क्योंकि विशेष तौर पर ये बच्चों के ऊपर ज़्यादा असर डाल सकती है, ऐसा चिकित्सीय विशेषज्ञों का मानना है, तो उसके लिए अगर हम पहले से ही, क्योंकि समय हमारे पास अभी इतना है कि हम ये तैयारियां कर सकते हैं, जिस चीज़ की कमी है केंद्र सरकार से हम उसकी मांग कर सकते हैं और अपने राज्य में अगर उसे हम डेवलप कर सकते हैं, भले ही वो किसी भी चीज़ की कमी हो, दवाओं की कमी हो, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस का भी खतरा मंडरा रहा है, उसे भी कंट्रोल करना है। इन तमाम चीजों को देखते हुए अगर हम पहले से ही हम तैयार हो जाएं तो तीसरी लहर के आने वाले इस खतरे से हम बच सकते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर चंद्र सेन जी लगातार हमारे साथ बने हुए। चंद्र सेन जी, सवाल वही है, तीसरी लहर का खतरा और विशेष तौर पर बच्चों के ऊपर इसका खतरा, समय अभी हमारे पास है चिकित्सीय विशेषज्ञों के हिसाब से, तो इस समय में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं ताकि आने वाली इस तीसरी लहर के खतरे से हम हमारी जनता को बचा सके, हमारे बच्चों को बचा सके? चंद्रसेन जी। उमंग, बच्चों को लेकर के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कोविड-19 के लिए जो उन्होंने टीम 9 बनाई है उस पर अभी भी चर्चा कर रहे हैं और मीटिंग चल रही है। कोविड की तीसरी लहर से बचाव के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव संसाधन का प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और नोएडा और लखनऊ में आज मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण प्रारंभ भी हो रहा है और 1 जून से जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनकी उनको केयर की एक ट्रेनिंग भी शुरू कर दी जाएगी और बहुत ही जल्दी इस पे काम होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बरसात के मौसम को देखते हुए बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना के मरीजों को जिस तरीके से घर घर दवाई पहुंचाई गई है, उसी तरीके से बच्चों को विभिन्न बीमारियों के लिए त्वरित उपचार हेतु घर घर दवाई पहुंचाई जाएगी। बच्चों के मेडिकल किट वितरण की तैयारी पूरी कर ली जाए और अगले पखवाड़े से वितरण प्रारंभ कर दिया जाए, क्योंकि तीसरी लहर का जो सबसे ज्यादा असर है वो बच्चों पर ही पड़ना है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के सरकार ने और टीम 9 ने अपनी कमर कस ली है और इसी को लेकर के एक मीटिंग चल रही है जहां से ये इनपुट मिले हैं। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, एक आखिरी सवाल ये भी बनता है, जैसा कि सभी को पता है आने वाला मौसम बरसात का है और बरसात के मौसम में बरसात जनित और पानी कहीं कहीं पर रुक जाता है, कहीं कहीं पर देखा जाता है कि गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बरसात जनित जो बीमारियां हैं, बरसात के मौसम में जो बीमारियां आती हैं, वो भी कहीं ना सिर्फ बड़े लोगों को बल्कि बच्चों पर विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो सबसे पहले, क्योंकि अभी बरसात का मौसम अभी आया नहीं है, अभी हमारे पास समय है, तो तमाम बरसात के मौसम को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं ताकि पानी कहीं रुके ना, कचरा कहीं जमा ना हो, और अगर ऐसा होता है तो उसके जरिए जो बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि कोरोना का खतरा तो अभी भी बरकरार है ही, तो इन तमाम चीजों से निपटने के लिए क्या कुछ उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारी है? हम देखिए, बरसात के मौसम को बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा को बेहतर इंतजाम मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर भी रहे हैं। और जैसा आपने सही कहा कि जिस तरीके से पानी जमा होता है, तमाम तरह की बीमारियां पनपती हैं, इसको लेकर के जो शहरी क्षेत्र नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, नगर निगम को स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कहीं पर पानी का भराव ना हो, नालियां साफ होनी चाहिए। और जो ग्राम पंचायत के अधीन जो जिले आते हैं या जो गांव आते हैं, उनको ग्राम पंचायत देखेगी
और मुख्यमंत्री ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। देखिए, सेकंड लेयर आने से पहले जो भूल हुई है उससे सीख ली गई है और मुख्यमंत्री लगातार पिछले 1 महीने से ही अपनी टीम के साथ बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि तीसरी लहर का जो असर है वो बच्चों पे नहीं पड़ने दिया जाएगा। और इसी संबंध में एक मीटिंग चल रही जिसमें बच्चों को लेकर के खासतौर से चर्चा हुई कि जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनको किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है, किस तरीके से हॉस्पिटल बनाने हैं, किस तरीके से बेड बनाने हैं। तो बच्चों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से संजीदा है। बिल्कुल चंद्रसेन जी, और अगर बात कर लें वैक्सीनेशन की तो अभी तो हम कह सकते हैं कि जो युवा वर्ग का जो वैक्सीनेशन है 18 से 44 साल तक का, वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि तमाम भारत के राज्यों में शुरू तो हो चुका है, लेकिन कहीं कहीं पर वैक्सीनेशन में कमी देखी गई है दवाओं की उपलब्धता की कमी को देखते हुए। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर भी वैक्सीनेशन चालू तो है, लेकिन उसके बाद में भी अब यहाँ पर बात निकल कर आ रही है, क्योंकि तीसरी लहर की बात हो रही है और अनलॉक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो बच्चों को लेकर भी वैक्सीनेशन की तैयारी हालांकि हमारे चिकित्सा जगत के लोग कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उससे लेकर क्या कुछ तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कर रखी है? देखिए, अगर टीकाकरण की बात करें कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए तो जो अभी तो बच्चों के लिए तो किस तरीके की वैक्सीनेशन नहीं आई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि 12 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों को टीकाकरण की प्राथमिकता दी जाए। उन लोगों को चिन्हित किया जाए जिनके बच्चे 12 वर्ष के हैं या उनसे कम है, उन अभिभावकों को टीकाकरण कराया जाए। इसके लिए अभिभावक स्पेशल बूथ भी बनाए जाए। इन बूथ पर टीकाकरण के लिए अभिभावक जो उनको ले जाया जाए, उनको सूचित किया जाए कि जब अभिभावक स्पेशल बूथ होगा तो वहां पर भीड़ नहीं लगेगी और वो पेरेंट्स जा करके जिनके बच्चे अभी छोटे हैं वो जाके टीकाकरण कर लें, क्योंकि उन्हीं पेरेंट्स से ही बच्चों में कोरोना के संक्रमण आएंगे, क्योंकि मुख्यतः बच्चे तो घर में ही अभी रह रहे हैं क्योंकि स्कूल कॉलेज सब बंद है, लेकिन पेरेंट्स बाहर निकल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री की यह पहल है कि स्पेशल बूथ बनाया जाए उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं, ताकि वो भीड़ का सामना न करना पड़े, उनको इंतजार न करना पड़े और उनको प्राथमिकता दी जाए वैक्सीनेशन के लिए कि जिनके बच्चे छोटे हैं। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, बिल्कुल आपने सही कहा, एक अनूठी और एक सार्थक पहल इसे उत्तर प्रदेश सरकार की कह सकते हैं। खैर, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे तमाम सहयोगियों का एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए कि अनलॉक की प्रक्रिया अगर उनके राज्य में देखी जा रही है तो किन नियम और शर्तों के तहत ये अनलॉक किया जाएगा और क्या कुछ सावधानियां आने वाली तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बरती जाएंगी, उस बारे में भी बात हुई। और सबसे बड़ी बात, हमारे दर्शकों को भी हम यही चीज़ समझाना चाहेंगे कि पहली लहर के बाद में दूसरी लहर की चेतावनी थी, ठीक है, कुछ बद इंतजामी हुई, लेकिन उससे हमने सबक लिया। धीरे धीरे चीज़ें अब कंट्रोल में आ रही हैं, लेकिन अभी भी कोरोना का खतरा बरकरार है। कोरोना अभी हमारे देश से गया नहीं है और तीसरी लहर का अंदेशा लगातार हमारे चिकित्सीय जगत के लोगों ने बता रखा है। हालांकि उसके अभी टाइम है उसे आने में, लेकिन फिर भी जरूरत है इस समय कोविड गाइडलाइंस की पालना करना, हमें भूलना नहीं है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस मूल मंत्र को अभी भी हमें आत्मसात करके रखना है। बेवजह हमें सड़कों पर नहीं जाना है और विशेष तौर पर अगर बात की जाए तो बच्चे जिनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, उनके खान पान का ध्यान रखना ज़रूरी है, अपने घर में, अपने मोहल्ले में साफ सफाई का ध्यान रखना ज़रूरी है और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी तक सिर्फ वही बच्चे हैं जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और जिनके ऊपर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में उनका ध्यान विशेष तौर पर रखें और पहले जो गलतियां हमने करी हैं उन्हें ना दोहराएं और यही एक सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि साधन हो सकता है तीसरी लहर के खतरे से बचने का। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।